नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। वक्फ कानून पर आज अंतरिम आदेश दे सकता है कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उपयोग के आधार पर वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने पर रोक लगाने का दिया संकेत। अभी आपने देखा है कि एक वक्फ कानून बना है, और देखिए जब राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव होता है तो उसे आप लोग विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन चुका है। तो वक्फ कानून बन चुका है अब। और इसी को लेकर आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। तो सुप्रीम मंशा वक्फ परिषद में गैर मुस्लिमों को शामिल करने और कलेक्टर की शक्तियों पर भी अंतरिम आदेश देने की मंशा जताई। केंद्र सरकार और कानून का समर्थन करने वाले अन्य याचिकाकर्ताओं ने पक्ष रखने के लिए मांगा गुरुवार तक का समय। और वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा परेशानी करने वाली है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अदालत में कुछ इस तरह चली दलीलें। कपिल सिब्बल, यह कानून मुस्लिम के धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता के अधिकार में दखल देता है और यह कानून असंवैधानिक है। कानून में मुस्लिम महिलाओं की संपत्ति के हित सुरक्षित करने के लिए संशोधन का हम विरोध करते हैं। यह इस्लामिक कानून के खिलाफ है। सीजीआई, हिंदुओं के लिए भी उत्तराधिकार कानून है, क्या संसद मुसलमानों के लिए कानून नहीं बना सकती है? संविधान का अनुच्छेद 26 संसद को कानून बनाने से नहीं रोकता है। ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और आप देखते हैं सिब्बल, वक्फ बाई यूजर की अवधारणा समाप्त किए जाने और वक्फ बाई यूजर को भी अनिवार्य रूप से रजिस्टर किए जाने के प्रावधान का हम विरोध करते हैं। सरकारी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति नहीं माने जाने का प्रावधान भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट तुषार मेहता से, आप वक्फ वाई यूजर को पंजीकृत कराने के लिए कैसे कह सकते हैं? बहुत पुरानी संपत्तियों के बारे में वे लोग कौन सा दस्तावेज दिखाएंगे जिनके वक्फ संपत्तियों को कोर्ट में वक्फ यूजर के आधार पर वक्फ संपत्तियां घोषित किया गया? इन फैसलों को कैसे निष्प्रभावी किया जा सकता है? अब तुषार मेहता, वक्फ बाई यूजर की संपत्तियों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराने का नियम पहले भी था, यह आज का नियम नहीं है। यह कानून बहुत सोच समझकर लंबे परामर्श और चर्चा के बाद पारित हुआ है। पहले इस पर संयुक्त संसदीय समिति ने विचार किया और समिति की रिपोर्ट को देखने के बाद संसद के दोनों सदनों में लंबी बहस के बाद कानून पारित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, हम याचिकाओं पर नोटिस जारी कर रहे हैं और आप देखिए साथ ही हम अंतरिम आदेश देना चाहते हैं। वक्फ बाई यूजर वाली वक्फ संपत्तियों उन्हें कोर्ट में वक्फ संपत्ति घोषित की है या नहीं, या अन्य अथॉरिटी ने वक्फ संपत्ति घोषित की है, उन्होंने फिलहाल गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा। वक्फ संपत्तियों पर कलेक्टर की शक्तियों के बारे में भी हम अंतरिम आदेश देंगे। तुषार मेहता, कोर्ट ने शोरूम में कहा था कि वह अभी अंतरिम आदेश की मांग पर बहस नहीं सुनेगा और इसलिए मैंने इस मुद्दे पर बहस नहीं की है। अगर कोर्ट अंतरिम आदेश दे तो पहले हमारा पक्ष सुना जाए। यही चल रहा है, बहस चल रही है, वहां देखते हैं क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। नगद लेन देन पर 2 लाख की सीमा को लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नगद लेन देन पर 2 लाख रुपए की सीमा लागू करने के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगर कोई कानून है तो उसे लागू किया जाना चाहिए। कोर्ट ने वित्त अधिनियम 2017 के प्रावधानों के असंतोषजनक क्रियान्वयन पर चिंता व्यक्त की और जिसमें नगद लेन देन की यह सीमा तय की गई थी। विश्व फिर भारतीय रीति नीति से हो रहा है आकर्षित। प्रयागराज में हुए महाकुंभ को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने बुधवार को भारत के विश्वगुरु बनने की झांकी बताया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जिस तरह से दुनिया भर से लोग जुटे, उससे साफ है कि आज फिर लोग भारत की रीति नीति, परंपरा और संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। देखिए आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन और नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केबी हेड के बारे इसके फाउंडर थे। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना की गई थी। और प्रयागराज आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। लखनऊ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं।
50 आधार अंकों की और कटौती कर सकता है आरबीआई। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मुद्रास्फीति कई वर्षों के निचले स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। आरबीआई जून और अगस्त में होने वाली एमपीसी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को में 25 आधार अंकों की कटौती कर सकता है। 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रह सकती है। देखिए, रिजर्व बैंक की बात करें तो हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रेपो रेट वह होती जो आप देखते हैं कि आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है ना, उस पर जो ब्याज लगता है उसी की बात हो रही है। ईडी की जांच शुरू होने के बाद भी होती रही थी मनी लॉन्ड्रिंग। ये आप देखिए, नेशनल हेराल्ड केस की बात हो रही है। 2017-18 में यंग इंडिया व एजीएल में लिए लगभग 70 करोड़ रुपए फर्जी चंदे, फर्जी अग्रिम किराया और विज्ञापन की आड़ में जुटाए गए पैसे। वाड्रा को जमीन बेचने वालों ने ही दिए थे रजिस्ट्री के पैसे। ये आप देखिए, कांग्रेस महासचिव है ना प्रियंका गांधी, उनके पति हैं रॉबर्ट वाड्रा। और जो नेशनल हेराल्ड घोटाले में आप देखते हैं किसका नाम आ रहा है, राहुल गांधी का नाम आ रहा है, और किसका, सोनिया गांधी का नाम आ रहा है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। बस इस तरह के केस के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग रखा करिएगा। और ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सरदार शिविर बंद करने की तैयारी, पीड़ित लौंडे को तैयार नहीं है। ये आप देखिए, मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई ना, जब पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, उसी में हिंसा फैल गई, उसी की बातें हो रही हैं। महादेव ऐप मामले में 55 स्थानों पर ईडी की छापेमारी। ये आप देखते हैं, महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले की बात हो रही। छत्तीसगढ़ में भी आप देखते हैं कि भूपेश बघेल, उनका भी नाम इसमें आया था, पूर्व मुख्यमंत्री का, कांग्रेस के लीडर हैं। जेई मेन के गलत सवालों का मुद्दा गरमाया, एनटीए की साख पर फिर आंच। जेई मेन के पहले चरण में 12 और दूसरे में 9 सवालों का गलत होना गंभीर है और अभी अस्थायी उत्तर कुंजी जारी और अंतिम उत्तर कुंजी में सब ठीक रहेगा, एनटीए कह रहा है। छात्रों और विशेषज्ञों ने पकड़ी कुछ ऐसी गलतियां। छात्रों के मुताबिक फिजिक्स के एक सवाल का उत्तर 2.5 था और जबकि प्रश्न पत्र विकल्पों में आंसर की में 25 दिया हुआ है और इससे आप देखो उनका समय बर्बाद हुआ है। फिजिक्स में 3 सवाल पाठ्यक्रम है किससे बाहर पूछे गए हैं और विशेषज्ञों का दावा है कि फिजिक्स में 4, केमिस्ट्री के 3 व गणित के 2 सवालों में अब तक तथ्यात्मक त्रुटियां सामने आई हैं। लेकिन आप लोगों को पता है, एनटीए के बारे में जरूर याद रखिएगा। आप यूपीएससी में आप देखते हैं कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिलेबस से बाहर आ गया है। कभी आपने देखा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक से जुड़ ही जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात करें तो नवंबर 2017 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 35 एफडीसी दवाओं पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सभी राज्यों के अनुशासित प्रदेशों को अस्वीकृत की गई 35 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण को रोकने का निर्देश दिया है और इनमें आप देखिए दर्द निवारक, पोषण संबंधी और पूरक आहार और मधुमेह रोगी दवाएं शामिल हैं। अमेरिकी जज ने भारतीय छात्र के निर्वासन पर लगाई रोक। अमेरिका के एक संघीय जज ने 21 वर्षीय भारतीय छात्र को राहत दी है। जज ने ट्रंप प्रशासन को छात्र को निर्वासित करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है। F1 छात्र वीजा पर विस्कॉन्सिन मेडिसिन यूनिवर्सिटी में 2021 से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में स्नातक कर रहे कृष्णलाल सरदसानी को वीजा रद्द कर दिया है। ये आप देखिए, स्कूलों में अब लगेगी यातायात सुरक्षा की क्लास। टूटी केंद्र की नींद। नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान ने अधिकारियों संघ की बैठक। बच्चों के प्रवेश निकास के कड़े प्रोटोकॉल बनाए। बसों व वैन को सुरक्षा मानकों से लैस करने के वर्ष 2023 में स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों के पास हुई सड़क दुर्घटनाओं में 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ट्रैफिक वार गहराने के बीच भारत को लेकर चीन के रुख में अब बदलाव के संकेत। वीजा देने में नरमी। 85,000 भारतीयों को दिया वीजा। फीस में भी कटौती की। भारतीयों को जल्द ही मानसरोवर यात्रा पर जाने की मिलेगी मंजूरी। नई दिल्ली बीजिंग के बीच सीधी उड़ान शुरू करने की तैयारी हो रही है। ये आप देखते हैं कि अमेरिका और इसमें टकराव देखने को मिल रहा है और आप देखते हैं कि कोई नहीं चाहेगा कि अब हर जगह टकराव बना रहे। तो चाइना चाहता है कि भारत से उसके अच्छे रिश्ते रहे, अमेरिका भी चाहता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? चाइना से। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी।
अभिभावकों का प्रदर्शन, फीस वृद्धि के खिलाफ कानून बनाने की मांग हो रही है। शिक्षा के में आप देखते हैं कि अच्छी कमाई है, और आप देखिए जो प्राइवेट स्कूल है ये लूट रहे हैं, मनमानी फीस ले रहे हैं। हर आप देखते हैं कहाँ कहाँ किस किस तरह की फीस ले लेते हैं। मेंटेनेंस फीस, आप लोगों को अगर ड्रेस लेना है तो उनकी ही दुकान से लेना पड़ेगा, आपको बेल्ट लेना है, टाई लेना है, जूते लेना है, मोजे लेना है, किताबें लेना है। आप समझ रहे हैं? तो ये बड़ा, और मैं ये कहता हूँ कि बड़े बड़े नेताओं के स्कूल हैं, आप समझ रहे हैं? तो फिर मनमानी, वो कहते हैं ना कि सैया भय को उतबाल तो फिर काहे का डर। फीस नहीं देने पर छात्रों को अपमानित करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। फीस के लिए छात्रों को पुस्तकालय में बंद करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने की डीपीएस द्वारका की खिंचाई, और कहा प्रशासनिक समिति की रिपोर्ट ने स्कूल में चिंताजनक स्थिति को किया उजागर। देख रहे हैं, इस तरह की खबरें आती रहती हैं। यमुना स्वच्छ करने को स्थापित होंगे 27 डीएसटीपी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई वित्त समिति की बैठक में 3140 करोड़ मंजूर। दिल्ली गेट पर 10 एमजीडी क्षमता वाले सीवरेज उपचार संयंत्र का होगा निर्माण। और क्या रहता है देखिए कि बिना, आप देखते हैं कि उसका ट्रीटमेंट किए पानी का गंदा पानी नदी में छोड़ दिया जा रहा है। अब सोचिए, एक समय नदियां जो हमारा आपका उद्धार करती थी, आज वो अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही हैं। ये जस्टिस BR गवई बनेंगे 52वें CGI। ये चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने उन्हें अगले CGI के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की हुई है। और गवई का कार्यकाल 6 माह का होगा और नवंबर 2025 में होगा समाप्त इनका। कई महत्वपूर्ण फैसले में रहे हैं शामिल, ये भी आप लोग जान लीजिएगा। ये आप देखिए, जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट में कई संविधान पीठों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए गए। वह उस पीठ का नेतृत्व कर रहे हैं जो वन्य जीव और पेड़ों की सुरक्षा से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही है। वह 5 जजों वाली संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसे ने दिसंबर 2023 में सर्वसम्मति से जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधान को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था। वो 5 जजों वाली एक अन्य संविधान पीठ के ने राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। इस पीठ में जस्टिस गवई भी शामिल थे। वह उस 5 जजों वाली संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने 4-1 के बहुमत के फैसले से 1000 रुपये और 5000 रुपये के नोटों को बंद करने की केंद्र सरकार के वर्ष 2016 के फैसले को मंजूरी दी थी। जस्टिस गवई 7 जजों वाली उस संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने 6-1 के बहुमत से माना था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार था, ताकि जनजातियों के उत्थान के लिए आरक्षण दिया जा सके जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से उनमें अधिक पिछड़ी है। एक महत्वपूर्ण फैसले में जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अहम दिशा निर्देश निर्धारित करते हुए कहा था, बिना पूर्व कारण बताओ नोटिस के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए और प्रभावितों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय सीमा दिया जाना चाहिए। और देखिए, आप लोगों को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र रखी गई कितनी, 65 वर्ष। और 24 नवंबर 1960 को अमरावती में जन्मे जस्टिस गवई को 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑडिशनल जज के रूप में पदोन्नत किया गया था। 12 नवंबर 2005 को वह हाई कोर्ट में स्थायी जज बन गए थे। दिल्ली गुरुग्राम के जाम में फंसे शहरी सुधार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष। समिति ने वित्त मंत्री को सौंपी शहरी नियोजन में सुधार की रिपोर्ट। हर शहर में मेट्रो के बजाय बसों को बढ़ावा देने की सिफारिश भी ये कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट को मिले 6 नए न्यायाधीश। केंद्रीय विधि व न्याय मंत्रालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति को दी मंजूरी। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर सुनवाई ये आप देखते हैं कि 14 मई को होगी। वर्ष 2023 के कानून के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 14 मई को आप देखते हैं इस पर सुनवाई करेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। और सुप्रीम कोर्ट की किसकी, हम लोग अगर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। कब? 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
धर्म व आस्था के आधार पर सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता देने के खिलाफ है भारत। भारत ने G20 समूह की तरफ से UNSC में बदलाव पर पेश किया प्रस्ताव। स्थायी सदस्य 11 और कुल सदस्यों की संख्या 25-26 करने का दिया सुझाव। ये आप देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हो रही है। और G4 की जो बात होती है ना, भारत, जापान और जर्मनी, ब्राजील इसमें शामिल है। तो देखिए, इसमें 15 मेंबर हैं। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 15 मेंबर में 5 तो स्थायी मेंबर हैं, जिसमें आप देखिए चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हैं इसमें। और इन 5 सदस्य जो स्थायी हैं, इन्हें विशेष पावर मिली हुई है। कोई प्रस्ताव आता है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी विरोध में जाता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? सुरक्षा खतरों पर सेना प्रमुख ने सहयोगात्मक प्रयास पर जोर दिया है। महाराष्ट्र में निजी प्लेसमेंट एजेंसियों पर शिकंजा कसने की तैयारी हुई। इसके लिए महाराष्ट्र निजी प्लेसमेंट एजेंसी विनियमन विधेयक 2025 को दी गई मंजूरी। पायलट फिटनेस के लिए मौजूद ढांचे की समीक्षा कर सकता है DGCA। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस कल सपरिवार भारत दौरे पर आएंगे। वैश्विक टैरिफ बार के बीच बेंच और मोदी की मुलाकात होगी अहम। वेंस यात्रा के दौरान मोदी के साथ जयपुर और आगरा का भ्रमण भी करेंगे। हरियाणा में विधानसभा में 13 देशों के प्रतिनिधियों ने समझा विधायी कामकाज। अब देखिए, राजनीति की बातें हो रही हैं और आप सभी को मालूम है कि अब बिहार में चुनाव है, उसके बाद तमिलनाडु में भी चुनाव आने वाला है। तो खूब गर्मा रही है राजनीति। आप लोग क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में? अपनी राय जरूर आप लोग बताया करिएगा। ये TMC सांसद गोखले की समझौते की पेशकश को लक्ष्मीपुरी ने ठुकराया। लक्ष्मीपुरी ने कहा, बिना किसी आधार के सांसद ने किया दुर्व्यवहार, समझौता नहीं स्वीकार। TMC सांसद गोखले ने बताई धन की कमी, कहा बगैर कुछ दिए समझौता को तैयार है। ये मानहानि मामले में माफी मांगने व 50 लाख रुपए हर्जाना देने से जुड़े अदालती आदेश की बातें हो रही हैं। और देखिए, मानहानि कहने का मतलब है किसी के बारे में आप झूठी बात कहते हैं, उसकी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप पर क्या मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है वो। राष्ट्रपति को भेजा जाएगा सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% का आरक्षण बिल। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कानून व संसदीय मामलों के विभाग को भेजा। मार्च में कर्नाटक विधानसभा के दोनों सदनों ने आरक्षण संबंधी विधेयक पारित कर दिया था ना, तो उसी की बात की जा रही है। ये बिहार में फर्जी प्रमाण पत्र पर पास की है BPSC की परीक्षा, देख लीजिए। 4 धाम ऑल वेदर रोड की सिलकारा सुरंग आर पार। ये तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए 82 माह में पूरा हुआ है 4,531 किलोमीटर लंबा सुरंग का काम। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, सुरंग का नाम वाबा बोखनांग रखने का केंद्र को भेजा गया सुझाव। बाकी बफ कानून पर आप देखते हैं कि विरोध प्रदर्शन चल ही रहा है। बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसका पक्ष भी ले रहे हैं। वही बातें हो रही हैं आज। आतंकी खतरे को देख सुदृढ़ होगी राम मंदिर की सुरक्षा। आप देखिए, 9 माह में विकास में आए आतंकी षड्यंत्र कई, तो उसी को लेकर बात हो रही। भव्य अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है ना, उसी की बात की जा रही है। बहुत काम की खबरें रहती हैं, आप समझ रहे हैं। इसीलिए कहता हूं कि थोड़ा आप लोग सिलेबस पढ़ लीजिए, पैटर्न पढ़ लीजिए, पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिए, तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ये अतरंग संबंध विफल होने पर किया जा रहा है कानून का दुरुपयोग, ये हाईकोर्ट कह रहा है। वांदा में दर्ज दुष्कर्म मामले में आरोपित को शासक जमानत। आरोपित पहले से 3 शादी का पीड़िता ने लगाया आरोपी। सब चल रहा है आजकल। पारिवारिक मामले भी खूब आ रहे हैं इस तरह के, आप देख रहे हैं। ये उत्तरी सिक्किम में LAC पर सेना ने दिखाई अपनी ताकत। पूर्वी हिमालय स्थित यह क्षेत्र देश के सबसे ऊंचे और सबसे ठंडे युद्ध क्षेत्र में से एक है। RMX 24 के तहत 22 मार्च से शुरू हुआ सैनिकों का अभियान 28 दिनों तक चला। ये आप देख लीजिए, सिक्किम है और इसकी सीमा आप देखिए 3 देशों से लगती है। किस किस से लगती है?
इसकी सीमा आप देखिए कि भूटान से लग रही है, नेपाल से लगती है और चाइना से लगती है। राज्यों में केवल एक राज्य से लगती है, वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है। और प्रेम सिंह तमांग यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। ओम प्रकाश माथुर यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप देखें यहाँ विधानसभा में अगर सीटों की बात करें तो 32 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 7,096 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, सिक्किम। ये सीबीआई जांच के लिए सिद्धरमैया उनकी पत्नी को हाईकोर्ट का नोटिस। कर्नाटक सीएम पर MUDA के प्लांट आवंटन में घोटाले का आरोप है ना। RTI कार्यकर्ता ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। देखिए सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। 35 FDC दवाओं के निर्माण और बिक्री पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया। इनमें आप देखिए दर्द निवारक, पोषण संबंधी पूरक आहार और मधुमेह रोधी दवाएं शामिल हैं। CDSCO ने राज्यों को पत्र लिखकर इस सिलसिले में कदम उठाने को कहा है। जो आपको बताया ना उसी की बात हो रही है। रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव को 26 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट, ठगे 2.52 करोड़। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप खुद बताइए, हमारी सरकार इतना जागरूक कर रही है और आपने देखा होगा कि खूब बातें कर रही है कि लुट मत जाइए, डरिए मत, किसी भी तरह से हम अरेस्ट नहीं करते हैं आप लोगों को, लेकिन फिर भी लुट जा रहे हैं लोग। मुझे तो कभी कभी लगता है कि भरोसा नहीं होता है, और जो लुट रहे हैं मुझे लगता है कैसे लुट जाते होंगे भाई। आप देखते हैं हमारे आपके पास बहुत सारे दिन में कॉल आते रहते हैं, तरह तरह के कॉल आते रहते हैं, हम लोग कहाँ बात करते हैं, मालूम चलता है कि कोई फर्जी वाड़ा है, कोई बड़ी बड़ी लाल लिस्ट वाली बातें कर रहा है, कॉल कट कर देते हैं। आप समझ रहे हैं, थोड़ा दूर रहिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, ये भी याद रखना चाहिए। दुख के अंधेरे में जलाया उम्मीदों का दिया। करुणामय मंडल ने सरकारी योजनाओं को बनाया दिव्यांगों की सेवा का जरिया। अच्छी पहल है। ये वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 10 लाख रहने की उम्मीद जताई जा रही है। 3 दिन भी चढ़ा बाजार, सेंसेक्स फिर 77,000 के पार पहुंचा है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के कारण आप देखते हैं बहुत बुरी तरह से पिट गए थे बाजार, शेयर बाजार। कुछ उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागत बढ़ाने वाली है, वेरी कह रहे हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके 2015 में आया था। 8 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री 19% घटी है और ICICI बैंक ने जमा दर में कटौती की है। ये विप्रो का मार्च तिमाही का लाभ 25.9% बढ़ा। यस बैंक को 224 करोड़ रुपए का कर नोटिस दिया गया। 50 ये आप देखते हैं परिसंपत्तियों के आधार पर 100 सबसे बड़ी बैंकों में SBI और HDFC भी। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस रैंकिंग में चीन के बैंकों का दबदबा रहा है और चीन के 21 बैंक सूची में शामिल है। HSBC वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा बैंक है। चलिए SBI के बारे में बताइए, SBI की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। लगातार चौथी बार भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बना अमेरिका। 2024-25 में द्विपक्षीय कारोबार 131.84 अरब डॉलर पहुंचा। इस दौरान चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर हमारा 99.2 अरब डॉलर हो गया। देखिए घाटा कहने का मतलब होता है कि आप खरीद ज्यादा रहे, बेच कम रहे, तो घाटे में रहेंगे, नॉर्मल सी बात है। अमेरिका को निर्यात होने वाली वस्तुएं अरब डॉलर में है, ये आप देखिए। ये औषधि निर्माण 8.1, दूरसंचार उपकरण 6.5, कीमती और अर्ध कीमती पत्थर 5.3, पेट्रोलियम उत्पाद 4.1, सोना और अन्य कीमती धातुओं के आभूषण 3.2, सहायक उपकरण सहित सूती तैयार वस्त्र 2.8, लोहा और इस्पात के उत्पाद 2.7। आयात होने वाली प्रमुख वस्तुएं अरब डॉलर में है। कच्चा तेल 4.5, पेट्रोलियम उत्पाद 3.6, कोयला कोक 3.4, कटे और पॉलिश किए गए हीरे 2.6, इलेक्ट्रिक मशीनरी 1, ये आप देखते हैं कि 4, और विमान अंतरिक्ष यान तथा आप देखिए उसके पुर्जे 1.3, सोना आप देखते हैं 1.3, देख रहे हैं आप लोग। ये ट्रम्प ब्रांड की आवासीय परियोजना बनाएंगे स्मार्ट वर्ल्ड वटवे का। टैरिफ से कर्ज वितरण में होगी मुश्किल, फिर डिफॉल्ट का भी जोखिम बढ़ेगा, मूडीज कह रहा है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि इससे व्यापक आर्थिक प्रभाव वृद्धि की रफ्तार सुस्त पड़ेगी तथा वैश्विक स्तर पर मंदी की आशंका बढ़ेगी। अमेरिका ने फिलहाल पारस्परिक शुल्क के कार्यान्वयन पर 90 दिन के लिए रोक लगा दी, हालांकि इन देशों पर 10% का मूल शुल्क लागू रहेगा। GM पर बीते वित्त वर्ष में 5.42 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है ई मार्केट प्लेस पर। ये 50 एयरपोर्ट परियोजनाएं शुरू करने की योजना भी बातें हो रही हैं।
क्रिप्टो करेंसी पर विनियामक ढांचे के लिए याचिका पर विचार से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने। देश में पहली बार ट्रेन के अंदर लगाई गई एटीएम प्रायोगिक आधार पर पंचवटी एक्सप्रेस में स्थापित किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस एटीएम की वीडियो एक्स पर साझा की है। गूगल ने भारत में 29 लाख विज्ञापन वाले खाते निलंबित किए हैं। ये 2026 में हवाई यात्री यातायात वृद्धि दर चीन से आगे निकल जाएगा भारत। ये आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं, किसकी, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। भारत को लेकर इसलिए बदल गया चीन के सुर। क्यों बदल रहे हैं भैया, ये भी देख लीजिए आप लोग, समझ रहे हैं। तो चीन ट्रंप की टैरिफ नीति के निशाने पर हो और अमेरिका का मौजूदा प्रशासन चीन को व्यापार से जुड़ी सभी समस्याओं की जननी के तौर पर देख रहा है। तो चीन को पता है कि उसे अगले कम से कम 4 वर्षों तक व्यापार के मोर्चे पर ट्रंप से कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसे में चीन भारत सहित दूसरे प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने की बात करने लगा है। इन दिनों चीन का आधिकारिक प्रवक्ता और राजदूतों की बातों पर गौर करें तो उनके शब्दों और टोन में बहुत बदलाव नजर आ रहा है। भारत को लेकर अक्सर आग उगलने वाला चीन का सरकारी मीडिया भी साथ मिलकर काम करने की बात कह रहा है। अब खराब साख ने बढ़ाई चीन की चुनौतियां। ट्रंप ने जब चीन सहित दुनिया के लगभग सभी देशों पर पारस्परिक टैरिफ का ऐलान किया, उस समय लग रहा था कि अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। लेकिन ट्रंप ने 75 देशों को टैरिफ से 90 दिनों की राहत दे दी और चीन पर लगातार टैरिफ बढ़ाकर समीकरण ही बदल दिए। अब चीन यूरोप और दूसरे देशों से गुहार लगा रहा है कि अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, लेकिन शायद ही किसी बड़े देश ने इस पर अब तक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। वैश्विक स्तर पर आप देखिए चीन की साख पहले से खराब है। चीन कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों को महंगे कर देकर कर्ज के जाल में फंसाने और उसके संसाधनों का दोहन करने के लिए बदनाम है। ऐसे अमेरिका की इस ट्रेड वार में उसे बाकी दुनिया का साथ मिलेगा, इसकी संभावना बेहद कम है। व्यापार चीन की ताकत भी है और कमजोरी भी। सन 2000 में चीन की जीडीपी करीब $1 ट्रिलियन थी और उस समय भारत की जीडीपी का आकार $0.50 ट्रिलियन यानी चीन की अर्थव्यवस्था का, या आप देखते हैं कि क्या, आधा था। सिर्फ 25 वर्ष में चीन की जीडीपी करीब $19 ट्रिलियन की हो गई और भारत की जीडीपी करीब $4 ट्रिलियन तक पहुंच पाई है। यानी चीन की अर्थव्यवस्था भारत से 5 गुना बढ़ी हुई है। यह व्यापार खास निर्यात से ही संभव हो पाया है। वैश्विक व्यापार से उसमें की हिस्सेदारी करीब 20% है। ट्रंप ने चीन पर पारस्परिक टैरिफ बढ़ाकर 245% कर दिया है। चीन अगर अमेरिका का बाजार खो देता है तो व्यापार जो चीन की ताकत था वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी साबित हो सकता है। $127.7 अरब पहुंच गया है भारत और चीन का द्विपक्षीय व्यापार। $99.2 अरब पहुंच गया है चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा। ये आप देखिए, सप्लाई चेन में विविधता जरूरी है। अमेरिका यूरोप बहुत सी चीज़ों के लिए लंबे समय से चीन पर है और आप देखिए कोविड महामारी के दौरान पूरी दुनिया ने हर चीज़ के लिए चीन पर बुरी तरह से निर्भर होने की खतरे का अनुभव किया है और उस समय चीन ने मास्क और पीपीपी किट में भी अमेरिका और यूरोप को बेचा और इससे एक व्यापारिक अवसर के तौर पर इस्तेमाल किया। उसी समय एक समझ बनी कि सप्लाई चेन में विविधता लाना जरूरी है। बहुत ही सी कंपनियां चीन में अपना प्लांट बंद कर भारत समेत आप देखिए दूसरे देशों में प्लांट लगा रही हैं। अपने आने वाले आप देखिए समय में इस ट्रेड में और तेजी आ सकती है। भारत की आर्थिक संभावनाओं पर नजर। अमेरिका के साथ आर्थिक मोर्चे पर बढ़ते तनाव के बीच चीन भारत को ऐसे देश के रूप में देख रहा है जहां उससे व्यापारिक मोर्चे पर फायदा मिल सकता है। गलवान संघर्ष के बाद आप देखिए रिश्तों के तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ा है और यह चीन के पक्ष में है। चीन के साथ व्यापार में भारत का घाटा $99 अरब से अधिक है। अगर चीन इस असंतुलन को दूर करता है तो भारत उत्पादों को चीन में आसान पहुंच देता है, तो भारत भी चीनी कंपनियों के लिए अपने यहाँ कारोबार करना आसान बना सकता है। चीन की कंपनियां भी भारत में कारोबार मौके का फायदा उठाने के लिए आतुर है। व्यापार के साथ बढ़ता गया भारत का घाटा। देख लीजिए वित्त वर्ष 2020 में ये आप देख लीजिए अरब डॉलर में, ये आप देख रहे हैं स्रोत, ये सब आप देख लिया करिएगा। 2024 में एक कुल व्यापार आप देखते हैं 2020 में कितना था, 81.9 अरब। इसमें आप देखते हैं कि चीन से आयात कितना था, 65.2 अरब। और आप देखते हैं कि जो चीन को निर्यात कितना था, 16.6 अरब। और व्यापार घाटा कितना था, 48.6। और वही अगर 24 की बात करें तो चीन को निर्यात टोटल ये आप देखते हैं 118, कुल व्यापार कितना था 118.4 अरब डॉलर। और आप देखते हैं कि चीन से आयात
चीन से आयात 101.7 अरब डॉलर, और आप देखते हैं कि निर्यात 16.7 अरब डॉलर, और व्यापार घाटा 85.0 अरब डॉलर, यानी कि घाटा बढ़ा है। ये अमेरिका का चीन पर आप देखिए 245% का जवाबी टैरिफ। आजकल इनमें भी खूब वित्तीय स्पर्धा चल रही है, देख रहे हैं। ये आप देखिए अमेरिकी संघीय जज ने भारतीय छात्र के निर्वासन पर लाई रोक। स्नातक की पढ़ाई पूरी होने से कुछ हफ्ते पहले रद्द किया गया था वीजा। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के छात्र को इस पर बारे में नहीं दी गई थी सूचना। एक भारतीय समेत 4 छात्र पहुंचे थे कोर्ट। अमेरिका में 22,000 IRS कर्मचारियों ने की इस्तीफे की पेशकश। ये आंतरिक राजस्व सेवा विभाग के WHO सदस्यों ने में महामारी संधि का मसौदे पर बनी सहमति। अगले वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए। जेनेवा में अगली माह बैठक में अपनाया जा सकता है मसौदा। भारत में वायु गुणवत्ता WHO के मानकों से कम है, ये कहा जा रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर नहीं कर पाएगी समाचार एजेंसियां। ट्रंप प्रशासन ने प्रेस पूल से AP, राइटर और ब्लूमबर्ग को हटाया। प्रेसिडेंशियल प्रेस पूल में दर्शकों ने शामिल रही एजेंसियां। इजरायली हमले में 6 महीने की बच्ची समेत 22 मारे गए, देख रहे हैं। चल रही दुनिया में बड़ी अशांति। ये रूस है, यूक्रेन है, यहाँ इजराइल देखने को मिलेगा। ये भारत है, यहाँ ये म्यांमार है, ये आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा। बांग्लादेश में पाक विदेश सचिव 15 वर्ष बाद होगी द्विपक्षीय वार्ता। जब ये आप देखिए बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की सीमा लगती है हमारी। ये आपकी खेल से जुड़ी खबरें हैं। खेल के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में जरूर रखा करिएगा। चलिए IPL के बारे में बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं। आप लोग वही चल रहा है ना IPL, तो आप लोग देख भी रहे होंगे। हम्पी ने दिव्या को हराया चीन की जिनर सीस पर। भारत की अनुभवी कोनेरू हम्पी ने बुधवार को भिड़े महिला ग्रां प्री के तीसरे दौर में। सुरुचि ने जीता दूसरा स्वर्ण। मनु को रजत, आप देखते हैं। युवा नेसेना विजय सुरुचि इंदर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन किया है और ISSF विश्व कप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। ISF वर्ल्ड स्कूल में भारत ने जीते 8 पदक। ये हारकर भी सेमीफाइनल में बार्सिलोना चैंपियन लीग की बातें हो रही हैं। ये स्टाम्प चोरी में नगीना टोल प्लाजा पर 50.51 लाख का जुर्माना। पूर्व सैनिकों की उपेक्षा युवाओं को सेना में जाने से रोक सकती है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। गंगा जमुनी तहजीब का बेहतरीन नमूना है उर्दू। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उर्दू इसी धरती पर पैदा हुई है, यहीं पर फली फूली है और यह धर्म नहीं है। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। बबल बॉय से पीड़ित 8 शिशुओं का किया गया सफल इलाज। 2019 में आज ही पहली बार जीन थेरेपी का उपयोग कर बबल बॉय रोग से पीड़ित 8 शिशुओं का इलाज हुआ था। इससे वे बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली इतनी कमजोर होती है कि बच्चे अच्छे बैक्टीरिया भी उनके लिए जानलेवा हो जाते हैं। उन्हें आजीवन बबल में रहना पड़ता है। एक भी गोली चलाए बिना समाप्त हो गया दुनिया का सबसे लंबा युद्ध। 1986 में आज ही नीदरलैंड और सिसिली द्वीप समूह ने शांति संधि पर हस्ताक्षर कर 335 साल लंबा युद्ध समाप्त किया था। इस युद्ध में ना तो एक भी गोली चली और ना ही किसी की मृत्यु हुई थी। दोनों देशों के बीच शांति संधि न होने के कारण दस्तावेजों में युद्ध वर्षों तक चला। भारत की पहली पूर्ण दृष्टिहीन IFS अधिकारी वेनो जेफायन का जन्म 1990 में आज ही चेन्नई में हुआ था। होनहार वेनो ने बचपन में ही सिविल सर्विस में जाने का मन बना लिया था। वेल लिपि नेत्रहीन लोगों के लिए बने खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर पढ़ाई पूरी की। उनके माता पिता घंटों रीडिंग कर परीक्षा की तैयारी में उनकी मदद करते थे। अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद
प्रोबेशनरी ऑफिसर की रूप में भारतीय स्टेट बैंक से जुड़ गए। 2014 में यूपीएससी की परीक्षा में 343वीं रैंक अब देखिए हासिल की। इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी बनकर असंभव से संभव कर दिखाया। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, उसमें बेहतर क्या कर सकते हैं, उस पर फोकस करिए। आप लोग रोना मत रोइए समस्याओं का, वो समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। पेंशन के लिए 16 साल तक गूंगी बनी रही महिला। गजब, जासूस नहीं किया राजपा से, कहा कि मैड्रिड की घटना है। ये समझे मोटापे की अवधारणा, खराटे लेने और नींद कम लेना भी मोटापे को आमंत्रण देना है। मोटापे से बचना है तो बहुत देर तक खाली पेट ना रहें और एक ही जगह पर 2 घंटे से अधिक ना बैठें। हर 2 घंटे में कम से कम 5 मिनट के लिए उठ जाएं। एक गर्म लहर बना देती आगे के लिए भी आधार। मार्च अप्रैल 2022 में एक के बाद एक चरम मौसमी घटनाओं के पैटर्न का सामने आया। कारण पूरे साल औसतन 3 से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा तापमान, और 2022 में हुई अत्यधिक गर्मी की घटनाओं के 100 वर्षों में एक बार होने की संभावना है तथा जलवायु परिवर्तन के कारण यह 30 गुना अधिक है। पुराने दर से 4 गुना बढ़ सकती अवसाद की संख्या, अनुसंधान कह रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।